हाई डियर्स, वेलकम टू रोज एजुकेशन। दिस इज रोज मियर। आज हम लोग हाउ टू राइट एक्सप्लेन द टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। एक्सप्लेन द टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है, ठीक है। और एक्सप्लेन द टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या है? आपको एक्सप्लेन करना है एक कॉन्सेप्ट या टर्म को, यानी कि उसका मीनिंग आपको समझाना है या एक्सप्लेन करना है। तो हम लोग ऐसे मान के चलते हैं कि इन शॉर्ट में हम कैसे सामने वाले को एक्सप्लेन करके दे सकते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट्स तो 2 पॉइंट्स, दैट इज़ ओके, लेकिन उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए या वो कंटेंट रहना चाहिए, यानी कि वो टर्म या कॉन्सेप्ट उसमें एक्सप्लेन होना चाहिए, यानी कि सामने वाले को वो 2 पॉइंट्स में समझना चाहिए अच्छी तरीके से कि ये कॉन्सेप्ट क्या है करके। आर यू ऑल गेटिंग? ऐसे हम लोग इमेजिन करके चलते हैं। फाइन, अभी आप 3 पॉइंट्स भी लिख सकते हो, 4 पॉइंट्स भी लिख सकते हो, ओके, बट 1 पॉइंट आप अवॉइड करना, बिकॉज ये 2 मार्क्स का है। फाइन, तो मिनिमम 2 पॉइंट्स तो रहना चाहिए, 2 मार्क्स का है ना, इसलिए। फाइन, तो अभी हम लोग इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। उसके बाद में एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फाइन, तो जब भी आप प्रिपेयर करने के लिए बैठते हो एक्सप्लेन द टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स, उस वक्त आपको टेक्स्ट बुक सामने लेना है और आपको हाईलाइट या अंडरलाइन करना है वो कॉन्सेप्ट या टर्म का मेन मीनिंग। से फॉर एग्जांपल अगर लोक अदालत है तो उसका मेन मीनिंग जो है ना वो सबसे पहला डालना है, ठीक है। उसके बाद में उससे रिलेटेड 2-3 पॉइंट्स या 1-2 पॉइंट्स जो है डालना है, जो हमको मदद करेगा एक्सप्लेन करने के लिए कि ये कॉन्सेप्ट या टर्म क्या है करके, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं एक्सप्लेन द टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स का। स्टेट कमीशन यहाँ पे मैंने लिया है, ठीक है। स्टेट कमीशन तो आपने डिस्टिंग्विश बिटवीन में भी किया होगा। फाइन, तो उसमें आपने देखा होगा मीनिंग उसका, ओके, डिस्टिंग्विश बिटवीन में। फिर उसके बाद में आपने मॉनेटरी ज्यूरिसडिक्शन पॉइंट देखा होगा, एरियाज कवर्ड वाला पॉइंट देखा होगा, ठीक है। तो अगर वो 2-3 पॉइंट्स हम यहाँ पे डालेंगे तो ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन हो जाएगा। कैसे? जब आप टेक्स्ट बुक लेके बैठते हो तो उसमें आपको दिखेगा कि फर्स्ट जो है मीनिंग दिया गया है। स्टेट कमीशन का मीनिंग एकदम सीधा सीधा दिया गया है कि अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एट द स्टेट लेवल एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज स्टेट कमीशन और स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन यानी कि वो स्टेट लेवल पे होता है, जिसको एस्टैब्लिश किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसको बोला जाता है स्टेट कमीशन। यानी कि इसका डायरेक्ट मीनिंग आ गया तो वो डाल देना, ठीक है। तो एग्जामिनर जब भी करेक्शन करेगा कि हाँ इसको मेन मीनिंग ही आ गया है यहाँ पे करके मालूम पड़ेगा, टिक टिक, वहीं पे आपको 1 मार्क मिल गया। फाइन, अभी उससे रिलेटेड एट द सेम टाइम ये इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए, वैसे पॉइंट्स यहाँ पे हमको डालना है, ठीक है। जैसे मैंने बोला वो डिस्टिंग्विश बिटवीन में एरियाज कवर्ड का एक पॉइंट है, मॉनेटरी ज्यूरिसडिक्शन का पॉइंट है, वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। अभी सेकेंड पॉइंट में जो मॉनेटरी ज्यूरिसडिक्शन का जो पॉइंट है डिस्टिंग्विश बिटवीन में, वो जो है हम यहाँ पे डाल सकते हैं। स्टेट कमीशन हैज अ jurisdiction to entertain complaints with the value of the goods or services paid as consideration exceeds 1 crore but does not exceed 10 crore। स्टेट कमीशन में जो केस फाइल किया जाता है उसका मॉनेटरी वैल्यू या वैल्यू ऑफ गुड्स या कॉम्पनसेशन क्लेम जो होता है वो 1 करोड़ से ज़्यादा होता है पर 10 करोड़ से कम होता है। फाइन, थर्ड पॉइंट, स्टेट कमीशन जो एरिया कवर्ड का पॉइंट है डिस्टिंग्विश बिटवीन में, एट द सेम टाइम जब भी आपका टेक्स्ट बुक है आप उसके अंदर आप देखते हो स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन ऐसे करके दिया है ना वो मेन पेज में, तो वहाँ पे भी आपको दिखेगा कि स्टेट कमीशन कैन एक्सरसाइज इट्स ज्यूरिसडिक्शन विद इन द लिमिट्स ऑफ द स्टेट, यानी कि एरिया कवर जो है वो पूरा वो स्टेट है करके। फाइन, तो अभी ये 3 पॉइंट्स जब भी हम देखते हैं तो सामने वाले को समझ में आएगा क्या नहीं कि ये स्टेट कमीशन का कॉन्सेप्ट क्या है करके, यस समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो
ये हो गया स्टेट कमीशन का। अभी हम लोग सेकेंड एक्सप्लेन द टर्म या कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट ये क्या है, टर्म कॉन्सेप्ट प्राइस। ओके, प्राइस जो मार्केटिंग चैप्टर में से है। तो जो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है एक्चुअल उसका मीनिंग जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। ओके, प्राइस का मीनिंग क्या है? द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज़ द अमाउंट दैट अ कस्टमर पेज फॉर द प्रोडक्ट। प्राइस प्रोडक्ट का क्या होता है? जो अमाउंट कस्टमर पे करता है प्रोडक्ट के लिए। यस और नो? ठीक है, सिंपल, वो मीनिंग आ गया वहाँ पे। अभी हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे ये मार्केटिंग टॉपिक है और उसमें ये प्राइस का कॉन्सेप्ट दिया गया है। उसका मतलब क्या है? हम लोगों को मार्केटिंग और बिजनेस कॉन्टेस्ट में इसका आंसर बताना है। यस और नो? यस। तो अभी इसलिए यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में मैंने ऐसे दिया है कि द बिजनेस नीड्स टू टेक utmost केयर to decide the price of the product, as too high price may affect the demand for the product and pricing too low may affect the profitability of the business. बिजनेस को अच्छी तरीके से संभालना पड़ेगा क्योंकि प्राइस को इस तरीके से वो प्रोडक्ट का रखना पड़ेगा कि वो ज़्यादा प्राइस भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो डिमांड इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिमांड कम हो जाएगा वो प्रोडक्ट का। अगर बहुत ही कम प्राइस रखेंगे तो वो बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। ठीक है, हो गया ना यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे है कॉस्ट, वैल्यू, यूटिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ द कस्टमर टू बाय प्रोडक्ट आर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर्ड इन डिसाइडिंग द प्राइसेस। तो एक प्रोडक्ट का प्राइस, उसका वैल्यू क्या होगा कस्टमर के लिए, उसका यूटिलिटी और वो जो कस्टमर का जो इच्छा शक्ति वो सामान परचेज करने के लिए वो पर्टिकुलर कॉस्ट में, ये सब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जब भी प्राइस डिसाइड करते हैं एक प्रोडक्ट का। ठीक है, तो ये जो प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है या तो फिर टर्म है, इसमें एक्सप्लेन हो गया बिजनेस कॉन्टेक्स्ट एंड मार्केटिंग कॉन्टेक्स्ट से भी। अभी थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। अभी फर्स्ट यहाँ पे मीनिंग दिया है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस refers to its obligation to take those decisions and perform those actions which are desirable in terms of objectives and values of a society. Social responsibility of business यानी कि क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑब्लिगेशन या कर्तव्य होता है उस तरह के डिसीशंस लेने के लिए या उस तरह के एक्शंस लेने के लिए जो ज़रूरत है हमारे सोसाइटी के भलाई के लिए। ओके, in terms of objectives and values of our society. Fine. Second point, business organization should perform business activities in such a manner that they should not harm any part of society. Business organization अपना business activities इस तरीके से perform करना चाहिए या conduct करना चाहिए ताकि किसी भी तरीके से चोट नहीं पहुंचना चाहिए सोसाइटी की किसी भी विभाग को। In other words, business organization should perform business activities which will protect and contribute to the interest of society. या तो फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना बिजनेस एक्टिविटीज़ इस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए ताकि वो सुरक्षित रखे सोसाइटी को और योगदान भी दे या कंट्रीब्यूट भी करे सोसाइटी के लिए। ठीक है, अभी लास्ट पॉइंट यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ वॉलंटरी एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेस पीपल फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एलिमेंट ऑफ वॉलंटरी एक्शन होना चाहिए, यानी कि खुद से होके जो बिजनेसमैन होते हैं ना वो लोग सोसाइटी के भलाई के लिए भी काम करना चाहिए। हो गया ना एक्सप्लेन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिटेल वी कैन से। फाइन, तो आपको समझ में आया होगा कि एक्सप्लेन द टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स किस तरीके से लिखना है। अगर आपको ये चैनल पसंद आता हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय फ्रॉम रोशनी।